हेलो एंड वेलकम बैक टू योर स्टडी गाइड चैनल। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है चैप्टर 9 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही सिंपल टर्म्स है विच यू ऑलरेडी नो अबाउट। और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से हम सिंपल टर्म्स को अभी से ही लर्न कर ले और ये छोटी छोटी चीज़ों को कैसे लर्न करें ताकि हमारे आगे एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर तो है और बहुत ही कम मार्क्स का भी आता है, बट ये चैप्टर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छे स्कोर करने से रोक देती है, क्योंकि हम मेन चैप्टर्स पर फोकस कर लेते हैं और जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इट्स बेटर कि ये चैप्टर, इन छोटे छोटे चैप्टर्स को आप अभी से ही कवर कर लो, अपने थोड़ा सा टाइम दे करके। हार्डली यू हैव टू गिव 2 hours to 3 hours टू लर्न दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, और आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड व्हाई वी आर स्टडिंग द एनवायरनमेंट, बेसिकली इन्वायरमेंट चैप्टर इन इकोनॉमिक्स। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अभी तक हमने इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या देखा। तो हमने इकोनॉमिक्स में देखा बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करी हमने, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो। आप अपने पढ़कर आ चुके हैं। मैक्रो अभी आप पढ़ रहे हैं और 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़कर आ चुके हैं। हमने इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात कर ली और हमने ये भी देख लिया कि हम कैसे हमने अपनी डेवलपमेंट करी, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट कैसे कैसे स्टेजेस पर हुई। नाउ वी आर इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां पर हमारी इकोनॉमी, हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ट्रेड करते हैं। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हमारी एक इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी बन चुकी है। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी जितनी भी डिमांड्स, हमारे सप्लाई, एवरीथिंग इज बेसिकली हम दूसरे इकोनॉमी से भी अब ट्रेड करते हैं। तो अभी हम ये सारी चीजें, हम अपने डेवलपमेंट पाथ में तो आगे आ चुके हैं, बट उसके लिए हमने एक बहुत ही बड़ा हेवी प्राइस पे किया है। वी हैव पेड अ प्राइस, दैट इज एनवायरमेंटल प्राइस। ठीक है, एनवायरमेंटल प्राइस हमने पे किया है अपनी इस डेवलपमेंट पाथ में। क्यों? क्योंकि हमने अपने डेवलपमेंट पाथ में एनवायरमेंट को बहुत ही अच्छे से इग्नोर कर दिया। ठीक है, वी हैव बेसिकली इग्नोर, और उसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि हम शायद जानते भी नहीं है। तो इसीलिए अब ये बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसा पाथ चुने जहां पर हमारे इन्वायरमेंट को भी प्राइस पे ना करना पड़े। अब देखो, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप कर ली है। ठीक है, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आए, हम इंडस्ट्री सेटअप कर ली और हमने एनवायरमेंट को इग्नोर कर दिया। हमने क्या किया, इंडस्ट्री सेटअप करी और उसका वेस्ट सारा हम क्या करते हैं, वी जनरली रिवर में उसका वेस्ट, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो रिवर में हमने कर दिया। इसकी वजह से एनवायरमेंट पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, हमने ट्रीज काट दिए इंडस्ट्रीज को लगाने के चक्कर में, एनवायरमेंट पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो बहुत ही जरूरी है कि हम अपने डेवलपमेंट के पाथ में एनवायरमेंट को भी लेकर के चले। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। इसी वजह से हम अभी इकोनॉमिक्स में, जब हम इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपका ये चैप्टर इसमें इंट्रोड्यूस्ड है, और इस चैप्टर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट दैट यू हैव टू स्टडी इज फंक्शंस एंड द रोल ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट होता क्या है और एनवायरमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या रोल है एनवायरमेंट का हमारी लाइफ में। पहला पार्ट आपको ये बताएगा। दूसरा पार्ट जो आपको बताएगा वो डिस्कस करेगा द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, कि इंडिया में कैसा एनवायरमेंट है, हमने कितनी ज्यादा एनवायरमेंट को अपने डिग्रेड कर रखा है इंडिया में, यही हमें पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, and the third section which deals with the steps and strategies to achieve sustainable development. Sustainable development होता क्या है and what are the steps and strategies through which we can achieve sustainable development in our country. ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। So इसको पढ़ने से पहले चलो मैं आपको बता देती हूँ कि environment का मतलब क्या होगा। और आप environment basically ऐसी चीज है जो आप अपने 4th 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखो कितनी इजी टर्म्स हैं। तो environment क्या होता है, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस। टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, इनहेरिटेंस क्या होता है,
इनहेरिटेंस आपको पता है कि जो सब जैसे जीन्स हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे प्लैनेट से भी हमने ये इनहेरिट किया है, क्या, एनवायरनमेंट को इनहेरिट किया है, एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज हैं? सारे रिसोर्सेज, इन सबको ही बोलते हैं इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आपके बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। क्या होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स? तो ऑल द लिविंग एलिमेंट्स, जितने भी लिविंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट, फॉरेस्ट, फिशरीज, दे आर बायोटिक एलिमेंट्स। एंड अबायोटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे एयर, वाटर, लैंड, ये सारी चीजें होती हैं, ये होती है अबायोटिक। रॉक्स एंड सनलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इनके बीच का रिलेशनशिप पढ़ें और एनवायरनमेंट क्या होता है ये जानें। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट द फंक्शंस प्ले, एनवायरनमेंट क्या फंक्शंस प्ले करता है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी है। तो क्वेश्चन चाहे आए रोल ऑफ एनवायरनमेंट, चाहे फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स। द फर्स्ट इज बेसिकली इट सप्लाइज रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट बेसिकली सप्लाई रिसोर्सेज किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब बोलो मैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, ये हमारे पास बहुत ही जिसको हम यूज करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है, which can be used without the possibility of the resource being depleted or exhausted। ये कभी डिप्लीट नहीं होंगे, कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जैसे कि ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड फिशेज इन द ओशियंस, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है जो आपने इकोनॉमिक्स में पहले भी पढ़ी होंगी, और इकोनॉमिक्स में ही क्या, आपने बचपन से ये टर्म्स पढ़ी होंगी। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिनका अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। नाउ एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं। कैसे रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। ये वेस्ट को एसिमिलेट करता है, एसिमिलेशन होता है वेस्ट का, मतलब वेस्ट एब्जॉर्ब करता है हमें विदाउट कोई भी हार्म पहुंचाए। सपोज अगर हमने हमारे कुछ फॉरेस्ट है और हमने थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन किया, तो जब हमने थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन किया तो हमारे जो ट्रीज हैं उन्होंने उन पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो बेसिकली एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, बिना किसी हमें हार्म के उन्होंने वेस्ट एसिमिलेट कर दिया। और ये पॉइंट मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगी, पहले आप थर्ड पॉइंट देख लो। एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। एनवायरनमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बिकॉज इट प्रोवाइड अ सीनिक ब्यूटी, ठीक है, और एक एस्थेटिक सर्विसेज देता है हमें। The environment is able to perform these functions without any interruption as long as the demand on these functions are within its carrying capacity, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका? बेसिकली होता क्या है कि कैरिंग कैपेसिटी का यहाँ पे क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बिल्कुल ब्रॉडर टर्म है एक, जो कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये चीज पूछ ली जाती है कि कैरिंग एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होती है। क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी मतलब, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊं, कैरी करना किसी भी चीज को, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज को कैरी करने की, कितना भार सहने की, ठीक है। इसी तरीके से इन्वायरमेंट भी है, वो कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही भार सह सकता है ना। The environment is able to perform these functions without interruptions as long as the demand on these functions is within the carrying capacity. It means अगर हम जो भी हमारे planet में resources available है, हम उनको extract करते जा रहे हैं और उतने extract कर रहे हैं जितना तो generate भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम सपोज हम किसी भी खाने को इतना खाते जाएंगे, जितना कि वो बना भी नहीं है उतना खाते जाएंगे, तो क्या वो हमारे अंदर कैरिंग कैपेसिटी होगी? तो इसी तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, विच इज अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज, एंड वेस्ट आर जनरेटेड विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। और अब हम वेस्ट भी इतना वेस्ट हम जनरेट करते जा रहे हैं, जैसे पोल्यूशन है, हम इतना ज्यादा पोल्यूशन करते जा रहे हैं कि अब हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो उतने नहीं है, और हमारे उस पोल्यूशन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज है।
अगर ये दोनों अगर हम कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हम अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने रिसोर्सेज को और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा वेस्ट हम प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी अ एनवायरमेंटल क्राइसिस, जो कि रियलिटी है, जो कि सिचुएशन है टुडे। दिस इज द सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी हैव बेसिकली एट द एज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, क्यों, अब देखो यहाँ पे आपको मैं बाय कंटेंट पढ़ाती हूँ। द एनवायरमेंट, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ओके, सो व्हेन दिस इज नॉट सो, द एनवायरमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स थर्ड एंड वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ सस्टेनेंस। क्यों, अगर वो नहीं होगा तो जो हमारा थर्ड फंक्शन है एनवायरमेंट का, जो कि लाइफ सस्टेनिंग का, वो नहीं हो पाएगा और एक एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाएगा। दिस इज द सिचुएशन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन standards of the developed world have placed a huge stress on the environment in terms of its first two functions. Okay, many resources have become extinct, बहुत सारी resources extinct हो चुकी हैं, and the waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment. यानी कि जितना हम waste generate कर रहे हैं वो भी हमारी environment की absorption capacity से बहुत ज्यादा है, हमारा environment उसे उतना absorb नहीं कर पा रहा है। Absorptive capacity means the ability of the environment to absorb degradation. ठीक है, द रिजल्ट वी आर टूडे एट द थ्रेशोल्ड ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, एंड द रिजल्ट इज दैट वी आर एट द थ्रेशोल्ड एनवायरमेंटल क्राइसिस. द पास्ट डेवलपमेंट हैज पॉल्यूटेड एंड ड्राइड अप रिवर्स एंड अदर एक्वाफायर्स मेकिंग वाटर एंड इकोनॉमिक गुड. ठीक है, क्योंकि अब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप करी और उन इंडस्ट्रीज का जो भी वेस्ट था वो हमने कहाँ डिस्चार्ज किया, रिवर्स में, अपने ओशियंस में। तो इस वजह से हमारी रिवर्स पॉल्यूट हो चुकी हैं और अभी हम बहुत सारे टाइप के पोल्यूशन भी देखते हैं। एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा है हमारी कंट्री में, वाटर पोल्यूशन कितना ज्यादा है हमारी कंट्री में। ये सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट को तो गंदा करते ही हैं और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाएगा, डेवलपमेंट ही नहीं होगी, वेलफेयर ही नहीं होगा लोगों का, बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लगेंगी, अब बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लगेगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. ओके, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी. नाउ वी विल लर्न अबाउट द टू important problems that we are facing today, जो कि एक important topic भी बनता है, that is global warming and ozone depletion. What is global warming and what is ozone depletion? बहुत ही सिंपल सी बेसिक टर्म्स हैं, आपको पता होंगी, बट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड. एक बार दोबारा जिनको नहीं पता वो रिवाइज कर ले और यहीं लर्न कर ले. ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर. अर्थ की जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं. और ये क्यों हो रहा है? इट इज कॉज्ड बाय मैन मेड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है and other greenhouse gases, though through the burning of fossil fuels and deforestation. Some of the long-term results of the global warming are melting of polar ice with a resulting rise in sea level and coastal flooding. क्योंकि अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से पोलर आइस जो है वो मेल्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से सी का लेवल बढ़ता जा रहा है और फ्लड आने के चांसेस बढ़ते हैं. ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एज इकोलॉजिकल नीचेस डिसअपीयर, क्योंकि वहां पर अब वहां पे पोलर बियर्स सपोज रहते हैं या फिर वहां पे जो भी वहां की नेटिव स्पीसीज हैं वो सारी एक्सटेंट होती जा रही हैं. मोर फ्रिक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आएंगे एंड इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज, और उसी हिसाब से ट्रॉपिकल डिजीज भी बढ़ेंगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज ओजोन डिप्लीशन. ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, लेयर है जो हमारी, वहां पर एक ओजोन लेयर बनी हुई होती है. ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, कम होती जा रही है. ठीक है, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में से. एंड द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन क्यों होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स. जो हमारे CFCs होते हैं, द प्रॉब्लम इज हाई लेवल ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, विच इज यूज एज अ कूलिंग सब्सटेंस इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर और एज एरोसोल प्रोपेलेंट्स. एंड ठीक है, ये जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में और AC में जो कूलिंग करने का काम करते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनके हाई यूसेज से
वो उनके हाई लेवल होने की वजह से ओजोन डिप्लीट होते जा रही है. एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मोर यूवी रेडिएशंस कम्स टू द अर्थ कॉजिंग डैमेज टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो हमारी अर्थ पर यूवी रेज आने से रोकती है ओजोन लेयर, लेकिन वो लेयर अब डिप्लीट होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो अर्थ पर आएंगी, जो और हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमें हार्म करेंगी. और अगर वो हमें हार्म करेंगी तो किस तरीके से क्या होगा, हमारे को इफेक्ट होगा, हम इफेक्ट होंगे. ठीक है, बहुत सारी अलग टाइप की बीमारियां आएंगी और हमारा क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. अगर किसी भी कंट्री के वर्क फोर्स का, मैन पावर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट नहीं होगी. दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एक ऐसा पाथ चुने डेवलप एनवायरमेंट का जिससे एनवायरमेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और वो पाथ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्या इंडिया का स्टेट है एनवायरमेंट का, what is the state of India's environment, ये दो टॉपिक्स we will look upon on these two topics on our next video. तब तक के लिए thank you so much for watching my video students.